हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए शुरू किया जाए। मैं आपका टीचर, आपका सहयोगी रजोन पांडे, एमएससी बीएड उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में मैं पीजीटी केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत हूँ। ये सोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। सोल्यूशन चैप्टर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। उसमें एक प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। तो आज का टॉपिक कौन सा है? ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इसको कहा जाता है हिंदी में परासरण और परासरण दाब। ये बायो के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे फिनोमिना जो है बायो में इसी के अंतर्गत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का नीचे जमीन से पत्तियों तक पहुंचना और पहुंच करके वेपोराइज जो हो जाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्मोसिस। कौन सी क्रिया होती है? ऑस्मोसिस होती है। साल्ट का नीचे से जमीन के अंदर से ऊपर तक पहुंचना, ये भी किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसको कहा जाता है परासरण। देखिए, परासरण से पहले विसरण हम आपको पढ़ा रहे हैं। विसरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए, हमने एक पात्र लिया। क्या लिया? पात्र लिया। पात्र लेने के बाद हम इसको एक झिल्ली मेम्ब्रेन के द्वारा मेम्ब्रेन लगा दिए। यहां पर हम सॉल्यूशन 1 और यहां पर सॉल्यूशन 2, ये विलेन 1 भर दिए। झिल्ली लगाने के बाद ये झिल्ली आपकी है पार्चमेंट। पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा दोनों विलेनों को हम क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। अलग कर दिए। अब आप बताइए, पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, पार्चमेंट जो झिल्ली होती है, उसमें विले और विलायक, फिर एक बार, पार्चमेंट जो झिल्ली होती है उसमें विले और विलायक दोनों के अणु आर पार निकल सकते हैं। विले के अणु भी जा सकते हैं उसको पार करके, और विलायक के अणु भी जा सकते हैं उसको पार करके। तो आप देखेंगे कि जैसे यहां पर ले लीजिए शुगर सॉल्यूशन, शुगर का विलेन, और यहां पर ले लीजिए इंक का विलेन, इंक का विलेन। दोनों आप जानते हैं विलेन बनाते थे, विले और विलायक दोनों चीज होती है, विले और विलायक दोनों होते हैं। अब आप बताइए, सॉल्यूशन 1 का या 2 का, इसका कंसंट्रेशन C1 कर दीजिए, इसका कंसंट्रेशन C2 कर दीजिए। तो अगर C2 इज ग्रेटर देन C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब C1 की सांद्रता, सांद्रता समझ रहे होंगे, सांद्रता C1 की सांद्रता C2 से ज्यादा है, तो होगा क्या? होगा क्या कि इधर के अणु इधर जाएंगे और इधर वाले अणु इधर आएंगे। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और इजी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब तक इजी नहीं किया जाएगा तब तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ
यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेना, देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया मेम्ब्रेन, एक ही सॉल्यूशन रखा गया, एक ही चीज का इधर भी है वही चीज का इधर भी है, इधर सॉल्यूशन 1 है 1 और ये सॉल्यूशन 2, इनके बीच में क्या है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ऐसी झिल्ली होती है कि जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार निकल सकते हैं। तो होगा क्या, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। अगर C1 इज ग्रेटर देन C2 तब क्या होगा कि इधर के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, बोलो इधर के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे। एक चीज बताओ, कंसंट्रेशन C1 C2 हमने प्रदर्शित किया है, C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे शुगर प्लस हमने ले लिया H2O और ये सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर कंसंट्रेट है, यहाँ पर क्या है डाइल्यूट, यहाँ की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पर चीनी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और यहाँ पर चीनी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम। नहीं समझ में आया? कहने का अर्थ क्या है कि हमको मतलब किस कंसंट्रेशन से है, सॉल्यूट, किसका मतलब है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो कंसंट्रेशन कम होगा। अब यहाँ पर C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब C1 की सांद्रता क्या है, अधिक है, तो C1 की सांद्रता जब अधिक है भैया और C2 की सांद्रता क्या है, उतने ही कम। तो यहाँ पर किसकी मात्रा, जैसे सॉल्यूट है शुगर की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होगी तो शुगर क्या होगा, अधिक होगा। विलेन 1 में शुगर की मात्रा अधिक है और यहाँ पर शुगर की मात्रा क्या है, कम है, शुगर की मात्रा कम। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज है, शुगर की मात्रा अधिक है तो पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो पानी की मात्रा जब कम होगी, यहाँ पर शुगर की मात्रा कम है तो पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। सही समझ में आया? पानी की मात्रा कम है, शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो गया, बोलो, ये आपका अधिक हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट। यहां पर कम है तो ये आपका हो गया सॉल्यूट, और इसकी मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, हम इतनी मात्रा नहीं रखते हैं शुगर की कि इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकें। हम हर टॉपिक को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पानी की मात्रा ज्यादा है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किस में ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O किस में ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें, तो इसमें कम है और इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें क्या है, अधिक। ठीक है, अब बात समझो, हम आपको बताने जा रहे हैं विसरण। तो विसरण में क्या होगा कि अधिक सांद्रता से अणुओं का प्रवाह किधर होगा, विलेन में
जो अणुओं का प्रवाह है विलेय या विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मतलब आप जान लीजिए कि शुगर का यहाँ सांद्रता ज्यादा है तो यहां से शुगर किधर जाएगा, सोल्यूशन 2 में। क्या जाएगा, शुगर जाएगा। यहां पर पानी की मात्रा सांद्रता कम है, यहां पर पानी की सांद्रता ज्यादा है तो पानी का प्रवाह किधर होगा, H2O का सोल्यूशन 2 से 1 की तरफ। मतलब शुगर का प्रवाह 1 से 2 की तरफ और पानी का प्रवाह 2 से 1 की तरफ होता है। तो ये प्रोसेस मतलब दोनों तरफ अगर ये डिफ्यूजन होता है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अणुओं का आर पार जाना अगर दोनों तरफ होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएं तो ये प्रोसेस कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है, विसरण। मतलब विलेय भी गतिशील हो जाए, मतलब एक विलेन से दूसरे विलेन में जाए और विलायक भी एक विलेन से दूसरे विलेन में जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है विसरण। नहीं समझ में आया? तो विसरण में क्या होगा कि उच्च सांद्रता से अणुओं का प्रवाह किधर से किधर होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह ही कहलाता है विसरण। जैसे सेंट की शीशी यहाँ पे खोल दीजिए तो पूरा चारों तरफ मांगने लगता है, तो सेंट के मॉलिक्यूल्स तो जाते ही जाते हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स सेंट की तरफ आते हैं। इस प्रकार से मिक्सिंग क्या हो जाती है बराबर। कब तक ये इधर उधर प्रवाह चलता रहेगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन समान न हो जाए। जब तक कि दोनों का सांद्रता समान न हो जाए तब तक ये प्रोसेस अणुओं का इधर उधर चलना लगातार जारी रहता है। ये बात क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये प्रोसेस कहलाया विसरण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं परासरण। क्या बताने जा रहे हैं, परासरण। परासरण क्या होता है देख लीजिए, बहुत आसान चीज है। हम फिर एक क्या ले रहे हैं, पात्र ले रहे हैं। अब की बार इसमें मेम्ब्रेन लगा रहे हैं। इसमें मेम्ब्रेन हमने लगा दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया, पानी। मतलब इधर हम रख दिए सॉल्वेंट और इधर हमने ले लिया सॉल्यूशन। क्या ले लिया, सॉल्यूशन विलेन। एक तरफ सॉल्वेंट लिए और एक तरफ क्या लिए, सॉल्यूशन विलेन लिए। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत जबरदस्त क्वालिटी क्या होती है, मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं आपको। ये विलायक के अणु को तो आर पार अपने में से जाने देता है। इसमें आप जान लीजिए कोई भी झिल्ली होती तो महीन महीन उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अपने छिद्र में से अगर विलायक के अणु को केवल जाने दे तो उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब विलेय के अणु क्रॉस ना कर पाए और विलायक के अणु क्रॉस कर जाएं। आप एक चीज याद रखिए, विलायन पढ़ रहे हैं तो विलेय का जो साइज होता है बड़ा होता है और विलायक का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा जो साइज का विलायक क्या होता है, छोटे साइज का,
तो विलायक का तो एक जगह से दूसरे जगह मतलब इस झिल्ली को क्रॉस करके दूसरे विलयन में जाने लगते हैं, लेकिन विलेय के अणु इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए ये खास प्रकार की झिल्ली होती है जो केवल किसको परमिशन देती है अपने में से होकर के जाने के लिए, विलायक के अणुओं को। विलेय के अणु को अपने में से होकर के न जाने दे, उस झिल्ली को कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे सेल में पाया जाता है, वो कैसा होता है, सेमी परमेबल मतलब अर्धपारगम्य होता है। वो जो होता है बकरे का आशय होता है, या अंडे के अंदर झिल्ली होती है, वो भी विलायक के अणु को तो आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती है। लेकिन साइंटिस्टों ने एक प्रकार की झिल्ली आर्टिफिशियल कृत्रिम बनाया, CuFeCN6। इसको कहा जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या कहा जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड। और इसका जो झिल्ली होता है, इसी झिल्ली का प्रयोग करते हैं। ये 100% कैसा होता है, सेमी परमेबल अर्धपारगम्य होती है। केवल और केवल किसको जाने देती है, विलायक के अणु को जाने देती है, और विलेय के अणु को आर पार जाने नहीं देती। ध्यान दीजिए। अब बताओ, विलयन है, विलयन में विलेय और विलायक दोनों मिलाया गया। यहाँ क्या है, केवल विलायक है, तो विलायक का अणु इधर से इधर तो जाएगा, किसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो इधर से इधर जाएगा, लेकिन सॉल्यूट का नहीं जाएगा। सॉल्यूट को अपने अंदर से नहीं जाने देती है। अब बताओ ध्यान से, तल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। अब बताइए, जैसे बराबर तल था दोनों विलयन का, यहां से विलायक के अणु इसमें निरंतर जा रहे हैं, तो इसका तल क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो एक का तल क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। यही घटना कहलाती है अपने आप, जो विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह ही कहलाता है परासरण। अगर ये किसी झिल्ली के द्वारा विलयन और विलायक को अलग कर दीजिए, तो विलायक के अणु का विलयन में अपने आप स्वतः प्रवाह ही कहलाता है परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाएगा, परासरण। बात समझ में आए। अब इसका तल क्या होता है, ऊपर जाता है, तो ये नीचे की तरफ एक दाब लगाता है। इसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब। क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहलाता है। ये दाब विलयन के दाब से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए विलयन ऊपर, इसका स्तर क्या होता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो देखो, एक चीज बताओ, यहाँ ये विलयन रखा गया, तो विलयन में विलयन की सांद्रता C2 है, C1 है। किसकी सांद्रता ज्यादा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, तो C2 इज ग्रेटर देन C1। ध्यान दीजिए। अब बताओ, यहाँ पर पानी है और यहाँ भी पानी है। पानी की सांद्रता यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। बोलो, ज्यादा नहीं है। यहाँ जो पानी है उसकी सांद्रता इधर वाले पानी से ज्यादा है। तो बताओ, पानी का प्रवाह कहाँ से होगा, उच्च से निम्न की तरफ, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होगा। लेकिन चूंकि विलेय के अणु आर पार नहीं निकल पा रहे हैं, तो चाहे जान लगा दें वो, तो वो इधर नहीं आ पाएंगे। केवल किसके अणु जाएंगे,
विलायक्यम। परासरण की घटना, जैसे चना को भिगो दिया जाता है तो चना क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। आई बात समझ में? चना क्या हो जाता है, फूल जाता है। किसके कारण फूल जाता है? परासरण के कारण। अगर चीनी के विलयन में, सांद्र विलयन में अंगूर को डाल दिया जाए तो अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? किसके कारण सिकुड़ जाता है? परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। तो इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। क्या लिखा जाए? विलेय और विलायक को, विलेय और नहीं, विलायक और विलयन को, विलायक और विलयन को, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। मतलब अलग अलग कर दिया जाए तो स्वतः प्रवाह क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। विलेय के अणु का प्रवाह नहीं होता है, केवल किसके अणु का प्रवाह होता है? विलायक्यम। या दूसरा एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं? अधिक सांद्रता और कम सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह। अब बताओ, अधिक सांद्रता है और कम सांद्रता है तो विलायक का अणु किधर से किधर जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। किधर जाएगा विलायक का अणु? जैसे इसे लिख दिए, अधिक सांद्रता। अधिक सांद्रता मतलब किसका सांद्रता अधिक है? विलेय का। और कम सांद्रता मतलब किसका सांद्रता, किसकी मात्रा कम है? विलेय का। विलेय की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा है, और इसमें विलेय की मात्रा क्या है? कम है। तो विलेय की मात्रा कम है तो विलायक की मात्रा अधिक। यहां पर क्या होगा? विलेय की मात्रा अधिक है तो विलायक की मात्रा कम होगी। विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, विलायक की मात्रा अधिक है तो इसका सांद्रता क्या होगा? विलायक का अधिक होगा। हमको विलेय से मतलब नहीं है, परासरण में विलेय की कोई भूमिका नहीं है। किससे मतलब है? विलायक। विलायक की मात्रा किधर कम है और किधर अधिक है? तो जिधर अधिक है, अधिक से कम की तरफ प्रवाह होगा। अधिक से कम की तरफ क्या होगा? अपने आप प्रवाह होगा। यही घटना क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। हो गया? अगला देखिए, ये परासरण हो गया। अगला आपका टॉपिक है परासरण दाब।
क्या है? परासरण दाब। हाँ, अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसको कहा जाएगा परासरण दाब। परासरण दाब को समझा रहे हैं। ये एक विलेन है और इसके बगल में एक विलेन है और दोनों को जोड़ दिया गया नली के द्वारा। इधर भी जोड़ दिए। इसमें सॉल्यूशन 1 है, इसमें सॉल्यूशन 2 है। इसका सांद्रता C1 है, इसका सांद्रता C2 है और यहाँ पर हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए। बाय द वे C1 की सांद्रता ज्यादा है C2 से। C1 की सांद्रता ज्यादा है मतलब सॉल्यूट की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो सॉल्वेंट की सांद्रता किसमें ज्यादा होगी? सॉल्यूट की सांद्रता, इसमें सॉल्यूट की सांद्रता ज्यादा है, अधिक है, और इसमें किसकी सांद्रता ज्यादा है? सॉल्वेंट की सांद्रता क्या है? अधिक है। अब आप जान लीजिए कि सॉल्यूट से तो हमको कोई मतलब नहीं, सॉल्वेंट से मतलब, क्योंकि सॉल्वेंट ही सेमी पर अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके जा सकता है। तो बोलो किसकी सांद्रता ज्यादा है? सॉल्यूशन 1 की। तो इसमें वाटर की सांद्रता क्या होगी? कम होगी, और इसमें वाटर की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वाटर यहां से यहां अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ भाई साहब आएगा। तो हम काम क्या करेंगे? काम ये कर रहे हैं जिससे परासरण होने लगेगा। अब ये बाय द वे भरा है पूरा, ये भी भरा है पूरा, ये भी पूरा भरा है, और यहाँ पर यहाँ तक भरा है, और यहाँ पर लगा है क्या? पिस्टन। क्या लगा है? पिस्टन। अब पिस्टन लगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन 2 से 1 में आएंगे, सॉल्यूशन 2 से 1 में आएंगे तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। अब पिस्टन को हम ये ऊपर ना जाने दें, बाहर से एक्सटर्नल बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तब क्या होगा? जब तक ऊपर जाएगा नहीं तब तक परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो परासरण को रोकने के लिए क्या सेंटेंस बना? परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है वो किसके बराबर होता है? परासरण दाब के बराबर होता है, या वही दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। जैसे ये बाहर से अंदर की तरफ जो ढकेल रहे हैं ये क्या है? बाह्य दाब है, और अंदर से बाहर की तरफ ही दाब लगता है या बल लगता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है, वो विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ये यहां पर स्थिर कब रख सकता है? जब बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर हो जाए। तो लिख लीजिए या लिखा दें, परासरण को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है
वह जाता है, वह परासरण दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। परासरण दाब के बराबर होता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आएंगे, बाय द वे पानी भरा रहेगा, ये विलेन भरा है, तो इधर विलेन का तल क्या होगा, नीचे आना चाहेगा, नहीं आएगा, क्योंकि परासरण को आपने क्या लगा दिया, बाह्य दाब लगा करके परासरण को रोक दिया। अब कितना दाब लगाए, परासरण दाब के बराबर जब दाब लगा देते हैं तो परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। आज का लेक्चर इतने ही, नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल, धन्यवाद।